अनुच्छेद 13 पर आज हम लोग बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद कई रूपों में है। इसके पहले हम लोग बेयर एक्ट देखेंगे, अनुच्छेद में क्या लिखा है। ध्यान रखना है 13 कारों एवं विधियों का सर संबंध है। और अनुच्छेद 13 के 4 खंड है। संविधान के लागू होने के पूर्व है लागू होने की प्रांत की है की परिभाषा को बांट दें दो भागों में। प्रवृत्त विधि लॉ इन फोर्स, और ये है संशोधन विधियां। ये हमने जोड़ा है संशोधन से। इन्हीं 4 चीजों पर हम लोग बात करेंगे और इससे कई सिद्धांत निकल कर आते हैं बाहर। उन सिद्धांतों पर भी बात, पहले एक नजर हम लोग डालते हैं अनुच्छेद। है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। या तो कोई विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध है या उनको कम कर रही है, मतलब उसकी सीमा तय कर रही है। इस संबंध में जो विधियां हैं उनका अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो अधिकार के विरुद्ध जा रही हैं या अधिकार को कम कर रही हैं। लिखा है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यहां पर एक शब्द आया है शून्य। शून्य का मतलब होता है अप्रभावी बना। तो अगर कोई विधि जो संविधान के लागू होने की तिथि के पहले की बनी हुई है, अगर वो उस तिथि के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले उसका निर्माण हुआ था, लेकिन अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे किसी भी अधिकार से असंगत है, तो वह जहां जहां वह असंगत होगी वहां वहां उसको अप्रभावी बना दिया जाए। मान लें कि कोई विधि है, जैसे सपोज कारखाना अधिनियम, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 संविधान के लागू होने के पहले की विधि है। अब ऐसी स्थिति में मान लिया कि उसकी 4 धाराएं हैं जो अधिकारों से असंगत पाई गई, जैसे धारा 5, धारा 9, धारा 10, तीन जो धाराएं हैं सपोज कि वह अधिकारों से असंगत है। अनुच्छेद यह कह रहा है कि पूरी विधि शून्य नहीं होगी, बल्कि जहां जहां वो असंगत है इनको अप्रभावी बना दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, उनका प्रभाव समाप्त हो जाए। एक बात तो यह है, इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के प्रारंभ या 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले जो बनाई गई विधियां थीं उनकी बात कर रहा है अनुच्छेद 13 का खंड 1। खंड 2 यह कह रहा है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि
उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो अगर 26 जनवरी 1950 के बाद कोई विधि बनाई गई है संसद या विधायिका द्वारा, उसमें भी बात वही है कि जो धाराएं उसकी मूल अधिकारों से असंगत पाई जाएंगी, उन धाराओं को अप्रभावी बना दिया। तो 13 का खंड एक संविधान के लागू होने की तिथि के पहले बनाई गई विधियों पर प्रभावी है, और 13 का खंड 2 राज्य को रोकता है कि आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो अधिकारों को छीन रही है या उनको कम कर रही है। ये दो बातें हैं इसमें। अब यहाँ से कई तरह के सिद्धांत बाहर आते हैं हमारे लिए, और उन सिद्धांतों पर हमारे लिए प्रश्न बन सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि अगर विधि और अधिकार में संघर्ष हुआ और यह पाया गया कि विधि अधिकारों से असंगत है, तो विधि को शून्य किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हमने अधिकारों को विधि पर वरीयता दी है। राइट्स हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर द लॉ। यहां पर एक बारीक चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं। हम यह कहते हैं कि भारत में विधि का शासन है, अर्थात विधि सर्वोच्च है, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि विधि शून्य हो जाएगी अगर अधिकार को छीन रही। तो अधिकारों को हमने वरीयता दे दी, तो क्या ऐसा माना जाए कि अधिकारों के मामले में विधि का शासन नहीं है और विधि सर्वोच्च नहीं है, बल्कि अधिकार सर्वोच्च है? तो एक विधि के शासन और अधिकारों के संरक्षण के बीच एक अंतर विरोध जैसा दिखाई दे रहा है, की बात करेंगे हम लोग कि वह अंतर विरोध है नहीं, बल्कि एक तरीके से वो बहुत ही सटीक बात और बहुत बारीकी से रखी गई है संविधान। जैसे मैं दो वाक्य ले रहा हूं कि उस पर गौर से विचार करना है कि भारत एक लोकतंत्र है, अतः व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए। भारत एक लोकतंत्र है, अतः व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए। और दूसरा वाक्य है कि व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, अतः भारत एक लोकतंत्र है। बात एक ही है, दोनों में कहने का तरीका अलग अलग है। पहला जो वाक्य है कि भारत एक लोकतंत्र है, अतः नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र को हमने वरीयता दी है, लोकतंत्र का महत्व ज्यादा है। और दूसरा वाक्य है कि अधिकार प्रदान किए गए हैं, अतः भारत एक लोकतंत्र है, इसका मतलब है कि अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण लोकतंत्र की। जब हमने यह कहा कि लोकतंत्र है इसलिए अधिकार है, तो लोकतंत्र का महत्व ज्यादा है भारत में, और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ही विधि के शासन की बात कही जाती है, क्योंकि विधि का शासन लोकतंत्र की कार्यात्मक सिद्धांत है, फंक्शनल प्रिंसिपल है, और विधि के शासन से ही लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। अतः यह कहा जाएगा कि अधिकारों को विधियों पर वरीयता देकर हमने लोकतंत्र को वरीयता दी है, हमने लोकतंत्र का संरक्षण किया है, अतः ऐसा कोई अंतर विरोध विद्यमान नहीं है। इस तरीके से उसकी व्याख्या की जाए। दोबारा बता रहा हूं इसको कि हमें ध्यान यह रखना है कि क्या कोई अंतर विरोध है। तो विधि का शासन सर्वोच्च है। अब विधि का शासन लोकतंत्र को प्रभावी बनाने वाला एक उपकरण है, राइट? तो जब हम यह कह रहे हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, इसी कारण से नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए और लोकतंत्र का संरक्षण करना अनिवार्य है। जहां अधिकार छीने जाएंगे या अधिकार को कम किया जाएगा, वहां लोकतंत्र की मूल भावना पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात होगा। इसलिए उस विधि को जो लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात कर रही हो, उस विधि को प्रभावी नहीं रखा जा सकता, कि उसको शून्य घोषित करने का उल्लेख किया गया है। कारण यह है कि विधि का शासन लोकतंत्र के संरक्षण के लिए है, न कि अधिकारों से असंगत होकर उसकी मूल भावना पर आघात करने के लिए। अतः इस प्रावधान में ऐसा कोई अंतर विरोध विद्यमान नहीं है, बल्कि यह प्रावधान अधिकारों को विधियों पर वरीयता देकर लोकतंत्र का संरक्षण करता है, और यह सिद्ध करता है कि विधि का शासन लोकतंत्र के संरक्षण और लोकतंत्र की रक्षा का प्रभावी उपकरण है। इस रूप में हम इसकी व्याख्या करेंगे, और तब जाके हम प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की स्थिति को
समझ सकते हैं और दोनों तरह के प्रश्नों का उत्तर इतना पहले लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो क्या आगे लिखना है? ये जो लिखा है इसके आगे हमें लिखना है अनुच्छेद 13(1) के प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद 13(1) के प्रावधानों के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि से पहले, संविधान के लागू होने की तिथि से पहले बनाई गई कोई विधि, बनाई गई कोई विधि यदि वर्तमान में भी प्रचलन में है, वर्तमान में भी प्रचलन में है, तो या तो के जगह पर लिखिए वर्तमान में भी प्रचलन में है, और यदि उसका कोई प्रावधान, और यदि उसका कोई प्रावधान अधिकारों को कम करता है, या अधिकारों को कम करता है या उसे छीनता है, तो विधि के उन प्रावधानों को, विधि के उन प्रावधानों को अप्रभावी बना दिया जाएगा, विधि के उन प्रावधानों को अप्रभावी बना दिया जाएगा, अर्थात उन्हें शून्य कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें शून्य कर दिया जाएगा। राइट, 12 करके। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 के खंड 2 में राज्य को ऐसी किसी भी विधि के निर्माण से, राज्य को ऐसी किसी भी विधि के निर्माण से रोका गया है जो अधिकारों को छीनती है या उन्हें कम करती है। यदि या इसको ऐसे लिखें, इस स्थिति में विधि के उन प्रावधानों को, विधि के उन प्रावधानों को शून्य कर दिया जाएगा, अर्थात अप्रभावी बना दिया जाए, अर्थात अप्रभावी बना दिया जाए। कार्य कीजिए। अब उसका विश्लेषण जो भी बताया मैंने उसको लिखवा रहा हूं मैं। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है, इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अधिकारों को विधियों पर वरीयता दी गई है, अधिकारों को विधियों पर वरीयता या प्रमुखता दी गई है, और ऐसी स्थिति में आलोचक का यह मत हो सकता है, आलोचक का यह मत हो सकता है कि भारत में विधि के शासन, भारत में विधि के शासन के बाद ब्रैकेट में लिखिए विधि की सर्वोच्चता, भारत में विधि के शासन या विधि की सर्वोच्चता और अधिकारों के बीच एक अंतर विरोध विद्यमान है, अधिकारों के बीच एक अंतर विरोध विद्यमान है।
आलोचना का यह मत, आलोचना का यह मत पूर्णतः अतार्किक है, पूर्णतः अतार्किक है, क्योंकि भारत के अनिवार्य रूप से लोकतंत्र होने के कारण, भारत के अनिवार्य रूप से लोकतंत्र होने के कारण ही यहां नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। लोकतंत्र होने के कारण ही यहां नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई विधि अधिकारों से असंगत पाई जाती है, यदि कोई विधि अधिकारों से असंगत पाई जाती है, तो ऐसी असंगतता या विरोध, ऐसी असंगतता या विरोध से लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात होगा, लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात होगा। यह भी विदित है कि विधि का शासन, यह भी विदित है कि विधि का शासन लोकतंत्र की रक्षा करने वाला उपकरण है, लोकतंत्र की रक्षा करने वाला उपकरण है। ऐसी स्थिति में अधिकारों को विधियों पर वरीयता देकर, अधिकारों को विधियों पर वरीयता देकर लोकतंत्र का संरक्षण किया गया है। विधियों पर वरीयता देकर लोकतंत्र का संरक्षण किया गया है और इसे किसी भी स्थिति में, इसे किसी भी स्थिति में अंतर विरोध के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी स्थिति में अंतर विरोध के रूप में नहीं देखा जा सकता। राइट? अब ये कह रहा है तीन जो खंड है, इस अनुच्छेद में मतलब 13 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ये बात हमने राज्य की परिभाषा में भी देखी कि जिस संदर्भ में इसको परिभाषित किया गया है, अगर हम संदर्भ बदल देंगे तो इसकी परिभाषा बदल जाएगी। तो विधि को जिस संदर्भ में परिभाषित करते हैं वह संदर्भ होता है विधि शास्त्र का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इसका मतलब है कि विधि को विधि शास्त्र के संदर्भ में परिभाषित नहीं करके हमने अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा शासन और प्रशासन के संदर्भ में दी। इसीलिए यह कहा गया है कि चूंकि हमने शासन के संदर्भ में विधि को परिभाषित किया है, अतः अगर हम संदर्भ बदलेंगे निश्चित रूप से परिभाषा उसकी बदल जाएगी। कैसे सिद्ध करेंगे कि शासन के संदर्भ? विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि मतलब बाई लॉज, नियम, विनियम, अधिसूचना सब प्रत्यायोजित विधान है, सब सरकार के आदेश हैं। अध्यादेश हो गया सरकारी आदेश, या कोई संस्था का की उपविधि है, या फिर कोई रूल है, नियम है, रेगुलेशन है, विनियम है, या नोटिफिकेशन है, अधिसूचना, ये सब सरकारी आदेश या उसके द्वारा बनाए गए निर्देश हैं जिनको हमने इसमें रखा है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है, इसने यह कहा है कि अगर कोई रूढ़ी या प्रथा ऐसी है जो विधि का बल रखती है, मतलब
जो बाध्यकारी हो जाती है लोगों पर, जैसे सती प्रथा हुआ करती थी, देवदासी प्रथा हुआ करती थी, इस पर हम विचार नहीं करते थे और यह बाध्यकारिता थी उस ऐसी कोई भी रूढ़ी या कोई भी प्रथा अगर विधि का प्रभाव रखती है और वो बाध्यकारी है, उसको भी शून्य कर दिया जाएगा, जैसा ऊपर लिखा गया है। ऐसी कोई विधि जो अधिकारों से असंगत हो या उसको छीनती हो, ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा जो विधि का प्रभाव रखने वाली है, अगर वो अधिकारों को छीनती है या उसको कम करती है, तो जैसे संसद या विधायिका की विधियों को शून्य किया जाएगा, उसी तरह उस रूढ़ी या प्रथा को भी शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस विधि के अर्थ में सामाजिक सांस्कृतिक बातें भी शामिल हैं और प्रशासनिक जो आदेश हैं वो तो शामिल हैं ही। अतः यह कहा जाएगा कि विधि का जो अर्थ अनुच्छेद 13 में है वह विधि शास्त्र के संदर्भ में नहीं है, बल्कि शासन और प्रशासन के संदर्भ में है और साथ साथ वे सामाजिक और सांस्कृतिक अवयव भी विद्यमान हैं, ताकि विधि का प्रभाव या अधिकारों की रक्षा पूरी तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी परिवेशों में की जा सके और लोकतंत्र का गहराई या लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया जा सके। इस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे हम 13(3) क में विधि के अर्थ में। तो लिखिए पहले। अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा, अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा विधि शास्त्र के संदर्भ में नहीं दी गई है, बल्कि विधि की परिभाषा विधि शास्त्र के संदर्भ में नहीं की गई है, बल्कि इसे शासन और प्रशासन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, बल्कि इसे शासन और प्रशासन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इसी कारण विधि के अर्थ में अध्यादेशों और शासकीय आदेशों, इसी कारण विधि के अर्थ में अध्यादेशों और शासकीय आदेशों तथा उपविधि, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं को शामिल किया गया। शासकीय आदेशों, उपविधि, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे किसी भी अध्यादेश या आदेश से मूल अधिकारों को न तो छीना जा सकता है, और न ही उन्हें कम किया जा सकता इस परिभाषा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें
विधि की भांति बाध्यकारी प्रभाव रखने वाली विधि की भांति बाध्यकारी प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को भी किसी रूढ़ि या प्रथा को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे लिखिए उसको, शामिल किया गया है अर्थात यदि ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा यदि ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा अधिकारों के विरुद्ध है अधिकारों के विरुद्ध है या उन्हें कम करती है तो विधि की भांति उस रूढ़ि या प्रथा को भी विधि की भांति उस रूढ़ि या प्रथा को भी शून्य कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। इस प्रावधान का महत्व इस रूप में है इस प्रावधान का महत्व इस रूप में है कि इसके माध्यम से विधि के शासन द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी दिशा दी गई है। अतः स्पष्ट है कि अनुच्छेद 13 के तहत एक ओर जहां अधिकारों को विधियों पर वरीयता देकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई है, वहीं दूसरी ओर अधिकारों से असंगत रूढ़ियों और प्रथाओं को विधि के अर्थ में शामिल कर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के शासन को सुदृढ़ बनाया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के शासन को दृढ़ बनाया गया है। राइट।